संकलन है महानगरीय लघु कथाएं। दिल्ली एनसीआर के लघु कथाकारों का ये संकलन है महानगरीय लघु कथाएं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इस पुस्तक के बारे में। इसमें दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, पानीपत और रोहतक, इन लघु कथाकारों जो इनके निवासी हैं उन लघु कथाकारों की लघु कथाएं इसमें शामिल हैं और 81 लघु कथाएं हैं ये पुस्तक इसके संकलन करता है श्री सत्य प्रकाश भारद्वाज जो दिल्ली में रहते हैं, और लज्जा राम राघव तरुण जी। इनका स्वर्गवास अभी पिछले साल ही हुआ है, 17 फरवरी 2020 को। ये पुस्तक पेपर बैक में है, वर्ष 2020 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 250 रुपए और पृष्ठ 103। भारद्वाज पब्लिकेशन से आई है ये। इसके फ्लैप पर प्रोफेसर रूप देवगुण जी और श्री अनिल शूर आजाद जी ने लिखा है। मेरी बात में सत्य प्रकाश जी कहते हैं कि वर्तमान में लघु कथा में प्रयोगात्मकता की आवश्यकता है, और इसी तरह हमारा प्रयास के अंतर्गत लज्जा राम जी ने कहा कि लघु कथा लेखन एक साहित्यिक कर्म है जिसमें उसकी बारीक बुनावट के साथ साथ उच्च मानवीय मूल्यों तथा मानव की भलाई के लिए रचनाओं को उस माध्यम से रचा जाता है। अब मैं बात करती हूं इन लघु कथाओं के बारे में। इन लघु कथाओं से गुजरते हुए मुझे एहसास हुआ कि महानगरों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं अलग होती हैं। दिल्ली के साथ जुड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र महानगरी के प्रभाव से मुक्त नहीं होते। वही हवा बहती है वहां भी। लघु कथाओं में एक जैसी समस्याओं को बुना गया है, डिजाइन में अंतर हो सकता है। सभी रचनाकारों की शैली भाषा अलग है और यही विशेषता एक ही समस्या को अलग दृष्टि से देखती है और समाधान भी खोजती है अपने अपने ढंग से। इन्हें कसौटी पर कसने के लिए पैनी दृष्टि चाहिए। मैंने पूरा प्रयास किया है इसे। कुछ लघु कथाएं मुझे अनावश्यक विस्तार लिए लगी। एक आध शिक्षा को बता रही है लघु कथा, वहां इशारा ही काफी था। लघु कथा का उद्देश्य शिक्षा देना मात्र नहीं होता, अपितु जो हो रहा है, जो घट रहा है, जो सोच में चल रहा है और जो होना चाहिए पर हुआ नहीं, ये छुपा होना चाहिए, अवगुंठित होना चाहिए। जो संदेश होता है गुम्फित होना चाहिए, और घटनाओं का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब लघु कथा में होना चाहिए। इन लघु कथाओं से गुजरते हुए कितने लम्हात को मैं एक साथ जी गई। रंगों का उत्सव है यह संकलन, क्योंकि बहुत सारे मैंने बताया ना 81 लघु कथाकार हैं इसमें शामिल। दोनों विद्वान लघु कथाकारों को जिन्होंने संकलन किया उन्हें मेरी बहुत बहुत बधाई। सत्य प्रकाश जी को और लज्जा राम जी तो अब इस दुनिया में नहीं है। इन दोनों ने मिलकर इसको बहुत अच्छे ढंग से निकाला है। और अब मैं बता देती हूँ, लघु कथा पाठ करती हूँ। अशोक जैन जी हैं, इनकी लघु कथा मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से। टूटने के बाद है और ये सकारात्मक सोच की महत्ता बताती है इनकी लघु कथा। अशोक जैन जी गुरुग्राम में रहते हैं। खंडित मूर्तियों का ढेर सा लग गया उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो मंदिर के प्रांगण में खड़ा था। तभी एक और महिला कुछ मूर्तियों को वहां आकर रखने लगी तो एक देव की मूर्ति बोली, बेटी हमें यहाँ इकट्ठा ना करो, अच्छा नहीं लगता। अरे खंडित मूर्ति को तो ना घर में रख सकते हैं ना इसकी पूजा कर सकते हैं, फिर भला इनका क्या करें। मूर्ति चुप हो गई। सभी आपस में चर्चा करने लगी, मूर्तियां आपस में बातें करने लगी। वो भी दिन क्या थे जब हमें हार पहना कर पूजा जाता था। दूसरी मूर्ति कहती है कि तब हम इनके लिए देवी देवता थे। एक और ने कहा तरह तरह के मिष्टान बनाकर हमें भोग लगाया जाता था। एक अन्य मूर्ति का दर्द भरा स्वर उभरा। एक ने कहा नए नए वस्त्र पहनाकर हमारा अभिषेक किया जाता था और आज हमें यहाँ फेंक दिया गया है। देव की बड़ी मूर्ति ने अपने स्वर में उदासी लेकर कहा, सही तो है, जो टूटा वही फेंका गया। सभी मूर्तियों की आंखों में टूटे हुए सपनों का दर्द झलक आया था। बहुत अच्छा संदेश इसमें छुपा हुआ। और अब मैं जल्दी से अपनी लघु कथा भी पढ़ देती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है इससे अच्छा। धरती पर गर्मी का तांडव जारी था। आदमी हाय हाय मचाने लगा और एसी चलाकर सो गया। फिर कुछ दिनों बाद छमछम करती बरसात आई
और विकराल रूप धारण करके उसके घर में घुस गई। आदमी ने झाड़ू उठाया और चीखते गरजते उसे बाल्टी में भर भर बाहर उलीचने लगा। अगले रोज बरखा रानी गायब हो गई। अब वह उमस को कोसने लगा। थोड़े ही दिन खुशी से गुजरे कि सर्दी ने मीठी सी खांसी के साथ उसकी जिंदगी में कदम रखा। वह खुशी को शब्दों में पिरोकर उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगा। चंद रोज ही गुजरे थे कि सर्दी ने कड़क रूप धारण किया और शीत लहर चला दी। हड्डियों में कंपकपी घुसी तो उसके दांत किटकिटाने लगे। उफ, अब कहर ढाना बंद करो। चिड़चिड़ाते हुए वह चाय पर चाय निगलने लगा। कुछ दिन और गुजरे। मौसम सामान्य हो चला था। अब वह आसमान की ओर मुंह करके बैठ गया और बुदबुदाने लगा, इससे अच्छा तो मर जाना है, इससे अच्छा तो मर जाना है। इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर छुपा हुआ संदेश यही है कि व्यक्ति को, इंसान को किसी भी स्थिति में तसल्ली नहीं होती। अब मैं लज्जा राम जी जो हैं उनकी मैं जरूर लघु कथा पढ़ूंगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है इसे। उनकी लघु कथा का शीर्षक है स्टेटस। इसमें मातृभाषा का अपमान जो हुआ है आपको पता चल जाएगा कैसे इसमें बताया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद प्रोफेसर रमाकांत अपने पुत्र के साथ ही रह रहे थे। अपने सेवा काल में उन्होंने अपने छात्रों को उत्तम शिक्षा दी थी और अपने इस कार्य में सफल भी हुए थे। उनकी ख्याति एक कर्तव्यनिष्ठ व कुशल शिक्षक के रूप में की जाती थी। शिक्षण उनकी जिंदगी का ध्येय बन चुका था। अपनी इसी भूख को शांत करने के लिए अब वे अपने पोते पोतियों को पढ़ाकर ही संतुष्ट हो लिया करते थे। आज भी वे बच्चों को हिंदी पहाड़े का ज्ञान करा रहे थे। पहले वे स्वयं सस्वर उच्चारण करते, फिर बच्चे उनका अनुसरण कर रहे थे। बच्चे खेल खेल में पहाड़े सीखने का आनंद ले रहे थे। उसी समय उनका पुत्र, जो एक विदेशी कंपनी में IT सेल में प्रबंधक था, कमरे में आया और बच्चों को हिंदी में पहाड़े याद करते देख भड़क गया। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? दिखता नहीं बच्चों को पहाड़े सिखा रहा हूं। पहाड़े, और वे भी हिंदी में? अगर कुछ सिखाना ही है तो इंग्लिश में टेबल सिखाइए डैडी। इससे तो क्या? डैडी, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूजन ही नहीं, ऐसे तो आप इनका फ्यूचर ही खराब कर देंगे। ओ डैड, ये सब करने से पहले मेरे स्टेटस का तो ख्याल किया होता। भविष्य स्टेटस? हाँ डैड, स्टेटस ऐसे ही मेंटेन नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और तुम? चलो उठो, क्या इसलिए तुम्हें इंग्लिश सिखाई? पुत्र का ऐसा व्यवहार उन्हें अंदर तक बेध गया। ग्लानिवश उनकी आंखों की कोर से तप्त बूंदें टप से फर्श पर गिरकर बिखर गई। बहुत सुंदर इनकी लघु कथा। अब मैं सत्य प्रकाश जी की लघु कथा भी पढ़ देती हूं। इनकी लघु कथा का शीर्षक है घर वापसी। डॉक्टर सुधा दिल्ली विश्वविद्यालय में फिजिक्स की प्राध्यापिका थी। उसके पति राकेश शर्मा केंद्र सरकार के एक्साइज एंड टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर थे। दोनों ने माता पिता की सहमति से शादी कर ली थी। शादी के पश्चात सुधा लखनऊ में अपने ससुराल में पहुंची तो देखा राकेश के माता पिता मकान में अकेले रहते हैं। वह रिटायर्ड प्राध्यापक रहे थे। राकेश की बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। राकेश उनका अकेला बेटा था। डॉक्टर सुधा ने घर के हालात देखकर मन ही मन निर्णय कर लिया कि वह अब लखनऊ में ही अध्यापन करेगी। उसने एक प्राइवेट कॉलेज में प्रतिवेदन दिया। कॉलेज मैनेजमेंट ने साक्षात्कार के लिए अगले दिन बुला लिया। उसका 1 वर्ष का विश्वविद्यालय का अनुभव था। वह फिजिक्स की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गई। नियुक्ति पत्र भी उसे मिल गया। आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। उसने 15 दिन का समय मांगा था। पहले वाले कॉलेज का चार्ज तथा त्याग पत्र दे आऊंगी, उसके बाद ज्वाइन कर लूंगी। कॉलेज के प्राचार्य ने उसकी बात मान ली। सुधा ने राकेश को सारी बातें बताई तो सुरेश क्या बोला, यह क्या कर रही हो? राकेश क्या बोला, यह क्या कर रही हो? सरकारी कॉलेज की नौकरी छोड़कर कहां प्राइवेट कॉलेज में धक्के खाओगी? तुमने माता पिता की हालत देखी? सुधा ने कहा, तुमने देखी कितने बूढ़े और बीमार हो गए हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता इनकी सेवा का? तुम भी रीजनल ऑफिस में अपना स्थानांतरण करवा लो। यह निर्णय सुनकर राकेश उसका मुंह देखता रह गया पत्नी का। और 15 दिन बाद ही सुधा ने डिग्री कॉलेज में फिजिक्स विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर ज्वाइन कर लिया। राकेश ने भी रीजनल ऑफिस में ज्वाइन कर लिया था। एक दिन केदारनाथ की पत्नी कह रही थी कि बहुएं बेटों को माता पिता से अलग कर देते हैं, लेकिन यहां तो हमारी बहू ही हमारे बेटे को घर ले आई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे।
सुधा को भी सास ससुर में अपने माता पिता का अक्स दिखाई दिया। और अब मैं ये लघु कथाओं के बाद में अब आपको आखिरी पन्ने पर ले चलती हूँ। लघु कथा विचार, इस 2 पन्नों में इन्होंने लघु कथा विचार संकलित किए। कुछ प्रसिद्ध लघु कथाकार हैं: विष्णु प्रभाकर जी, पद्मश्री यशपाल जैन, जानकी वल्लभ शास्त्री, डॉक्टर ब्रज किशोर पाठक, डॉक्टर सतीश दुबे, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विक्रम सोनी, अशोक लव, योगराज प्रभाकर, पवन शर्मा और रामेश्वर कंबोज हिमांशु जी। इनका मैं पढ़ देती हूँ, आखिरी में है। रामेश्वर जी कहते हैं कि लघु कथा की संचेतना को तभी सही आकार दिया जा सकता है जब भाषा का प्रयोग सजगता से और विषय वस्तु के अनुरूप किया जाए। तो दोस्तों आप देखिए, आपको इसमें तरह तरह की लघु कथाओं का स्वादन मिलेगा। मुझे बस एक ही कमी इसमें बहुत ज्यादा खटकी, वो भी कि इसमें पानीपत और रोहतक के लघु कथाकारों को इन्होंने शामिल किया, जबकि इसका नाम है दिल्ली और एनसीआर के जो लेखक हैं उनकी होनी चाहिए थी। तो बाकी इन्होंने कुछ सोचा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।